नमस्कार और गंगा एजुकेशन में आपका पुनः स्वागत है। इस प्लेटफॉर्म पर आपको विधि क्षेत्र से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों पर व्याख्यान, विधि से जुड़े हुए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, महत्वपूर्ण कानूनी तथ्य तथा विधिक इतिहास से संबंधित सामग्री सरल और व्यवस्थित रूप में उपलब्ध होगी। आज के इस वीडियो में भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के सेक्शन 46 से 50 तक बात करेंगे। नमस्कार। तो एक सवाल, क्या किसी इंसान का कैरेक्टर मतलब उसका चरित्र एक सिविल केस का फैसला बदल सकता है? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के सेक्शन 46 में। जुडिशरी और एपीओ एग्जाम्स के लिहाज से ये एक बेहद जरूरी सेक्शन है, तो चलिए इसे डिटेल में समझते हैं। तो देखिए, आज के इस एनालिसिस में हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले जनरल रूल को समझेंगे, फिर उसके की एलिमेंट्स को ब्रेक डाउन करेंगे। ये भी देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने इसे कैसे अप्लाई किया है, पुराने और नए कानून में क्या अंतर है, और हाँ, आखिर में एग्जाम के लिए जो सबसे जरूरी पॉइंट्स हैं उन्हें भी रिवाइज करेंगे। तो चलिए सबसे पहले सेक्शन 46 के कोर प्रिंसिपल पर आते हैं। जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये कि क्या सिविल केसेस में किसी व्यक्ति का कैरेक्टर एक सबूत के तौर पर रेलेवेंट माना जा सकता है? आइए देखते हैं कि कानून इस बारे में क्या कहता है। अच्छा, सेक्शन में आगे बढ़ने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि लीगल टर्म्स में कैरेक्टर का आखिर मतलब क्या है। देखिए, कैरेक्टर एविडेंस का मतलब होता है किसी इंसान का मॉरल कैरेक्टर, समाज में उसकी रेपुटेशन और उसका जनरल बिहेवियर कैसा है। अब आते हैं सेक्शन 46 के बेयर प्रोविजन पर। यह साफ साफ कहता है कि सिविल केसेस में किसी व्यक्ति का कैरेक्टर इस बात को तय करने के लिए इररेलेवेंट है कि उसने कोई काम किया होगा या नहीं। आसान शब्दों में कहें तो आप कोर्ट में ये दलील नहीं दे सकते कि अरे वो तो एक बहुत अच्छा इंसान है, वो भला कॉन्ट्रैक्ट कैसे तोड़ सकता है। नहीं, कोर्ट सिर्फ केस के फैक्ट्स को देखेगा, कैरेक्टर को नहीं। ठीक है, अब इस सेक्शन को और भी गहराई से समझने के लिए चलिए इसके की इंग्रेडिएंट्स को डीकोड करते हैं। इससे इसका पूरा लीगल फ्रेमवर्क हमें क्लियर हो जाएगा। देखिए, इस टेबल में 4 क्रूशियल एलिमेंट्स हैं जो सेक्शन 46 की नींव है। पहला, ये रूल सिर्फ और सिर्फ सिविल केसेस पर लागू होता है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट, प्रॉपर्टी या फैमिली डिस्प्यूट्स। दूसरा, कैरेक्टर एविडेंस का मतलब है किसी की रेपुटेशन या मॉरल कैरेक्टर। तीसरा, इसका इस्तेमाल ये साबित करने के लिए नहीं हो सकता कि कोई व्यक्ति अपने कैरेक्टर के हिसाब से ही काम करेगा। और चौथा, जो सबसे जरूरी है, द रूल, ऐसा एविडेंस इररेलेवेंट माना जाएगा। अब सवाल उठता है कि ऐसा क्यों? इस नियम के पीछे का लॉजिक बहुत क्लियर है। कोर्ट का काम ऑब्जेक्टिव एविडेंस और फैक्ट्स को देखना है, ना कि किसी व्यक्ति की अच्छी या बुरी रेपुटेशन से इन्फ्लुएंस होना। ये प्रेजुडिस यानी किसी भी तरह के पक्षपात से बचने के लिए किया जाता है। तो क्या ये रूल एब्सोल्यूट है? क्या ऐसी कोई भी सिचुएशन नहीं हो सकती जहां सिविल केस में कैरेक्टर रेलेवेंट हो जाए? जैसा कि हम जानते हैं, लॉ में अक्सर एक्सेप्शंस होते हैं। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ क्या कोई एक्सेप्शन है। और इसका जवाब है हाँ, एक एक्सेप्शन है। कैरेक्टर एविडेंस तब रेलेवेंट हो सकता है जब वो फैक्ट्स अदरवाइज रेलेवेंट से सामने आए। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है डेफेमेशन यानी मानहानि का केस। अब सोचिए, डेफेमेशन के केस में तो पूरा मुद्दा ही किसी व्यक्ति की रेपुटेशन का होता है, तो उस सिचुएशन में कैरेक्टर एविडेंस बिल्कुल रेलेवेंट हो जाता है। थ्योरी तो समझ में आ गई, अब इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने लैंडमार्क केसेस में इस रूल को कैसे इंटरप्रेट किया है, चलिए जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गोपाल कृष्णाजी केतकर वर्सेस मोहम्मद हाजी लतीफ केस की, जिसने इस जनरल रूल को मजबूती से एस्टैब्लिश किया। इस लैंडमार्क केस में सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल साफ कर दिया था कि किसी भी सिविल केस का फैसला सिर्फ रेलेवेंट एविडेंस और फैक्ट्स इन इश्यू पर ही आधारित होगा। मतलब ये कि जज को किसी के अच्छे या बुरे कैरेक्टर से प्रभावित हुए बिना सिर्फ सबूतों के आधार पर ही अपना निर्णय देना होगा। अब आते हैं उस एक्सेप्शन पर जिसे सुब्रमण्यन स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में बहुत अच्छे से समझाया गया है। इस केस में कोर्ट ने ये बताया कि डेफेमेशन केसेस में कैरेक्टर रेलेवेंट क्यों होता है। रैशनल ये है कि यहाँ रेपुटेशन इटसेल्फ इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द डिस्प्यूट, यानी यहाँ तो केस का मेन पॉइंट ही रेपुटेशन है। अगर किसी की प्रतिष्ठा पर ही सवाल उठाया गया है तो उसकी रेपुटेशन से जुड़ा एविडेंस तो रेलेवेंट होगा ही। इस प्रिंसिपल के पीछे एक लीगल मैक्सिम भी है, रेस इंटर एलियोस एक्टा अल्टरे नोसरे नॉन डेबिट। सुनने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत सिंपल है।
एक मामले का असर दूसरे अनरिलेटेड मामले पर नहीं पड़ना चाहिए। किसी व्यक्ति का जनरल कैरेक्टर भी एक ऐसा ही एक्सटर्नल मैटर है जिसका केस के फैक्ट से कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता। चलिए अब एक क्विक कंपैरिजन करते हैं नए कानून यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 का पुराने कानून इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 से और देखते हैं कि इस प्रोविजन में आखिर क्या बदला है। यहाँ सभी स्टूडेंट्स के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। जो पुराने इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 52 था वही अब नए अधिनियम का सेक्शन 46 बन गया है। कोई लीगल चेंज नहीं है, सिर्फ सेक्शन नंबर बदला है। कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम टू सेम है। और अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, एग्जाम में इस सेक्शन से क्या और कैसे पूछा जा सकता है। लेट्स फोकस ऑन द की टेकअवेज फॉर जुडिशरी एंड एपीओ एस्पिरेंट्स। एग्जाम के लिए कुछ टिप्स ध्यान में रखिए। प्रीलिम्स में सेक्शन 46 से डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि सिविल केसेस में कैरेक्टर रेलेवेंट है या नहीं। मेंस में डेफेमेशन सूट पर बेस्ड एक प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है ताकि एक्सेप्शन की आपकी नॉलेज टेस्ट हो सके। तो की कॉन्सेप्ट ये है कि जनरल रूल है इररेलेवेंट, लेकिन एक्सेप्शन है फैक्ट्स अदरवाइज रेलेवेंट। तो चलिए फाइनली एक क्विक रिवीजन करते हैं। आपको क्या याद रखना है? सेक्शन 46 BSA 2023। इसका कोर कॉन्सेप्ट सिविल केसेस में कैरेक्टर इररेलेवेंट होता है। इसका की एक्सेप्शन डेफेमेशन केसेस जहां कैरेक्टर ही फैक्ट इन इशू है, और एग्जाम के लिए इसकी इंपॉर्टेंस ऑफ कोर्स हाई है। इन पॉइंट्स को याद रखिएगा। जुडिशरी, एपीओ और दूसरी लॉ एग्जाम से जुड़े और भी लीगल कंटेंट के लिए गंगा एजुकेशन के साथ जुड़े रहें। नमस्कार। कभी सोचा है कि क्या एक अच्छी रेप्यूटेशन, एक साफ सुथरा कैरेक्टर किसी को क्रिमिनल केस से बचा सकता है? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के सेक्शन 47 के जरिए। ये सेक्शन जुडिशरी और एपीओ एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसे बिल्कुल आसान भाषा में डिकोड करते हैं। देखिए, ये सवाल हमेशा से एक लीगल डिबेट का सेंटर रहा है। एक तरफ लोग कहते हैं भाई जिसका कैरेक्टर अच्छा है वो गलत काम क्यों करेगा, लेकिन दूसरी तरफ आर्ग्यूमेंट ये है कि कैरेक्टर से क्या लेना देना, एविडेंस ही सब कुछ होता है। तो सच क्या है? सेक्शन 47 इन्हीं दोनों बातों के बीच एक कह सकते हैं एक बैलेंस बनाता है। आइए देखते हैं कैसे। ओके, तो इस सेक्शन को अच्छे से समझने के लिए हमारा रोड मैप क्या होगा? सबसे पहले सेक्शन 47 के बेसिक्स देखेंगे, फिर सेक्शन को अच्छे से डीकंस्ट्रक्ट करेंगे। इसके बाद कोर्ट रूम में इसका एप्लीकेशन समझेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस पर नजर डालेंगे और फाइनली एग्जाम फोकस और रिवीजन करेंगे। तो शुरू करते हैं पहले पॉइंट से, सेक्शन 47 द बेसिक्स। लेट्स सी कि बेरा एक्ट इसके बारे में कहता क्या है। तो सेक्शन 47 कहता है, इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स द फैक्ट दैट द पर्सन अक्यूज्ड इज ऑफ अ गुड कैरेक्टर इज रेलेवेंट। बिल्कुल साफ साफ लिखा है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि क्रिमिनल केसेस में जो अक्यूज्ड है उसका अच्छा कैरेक्टर एक रेलेवेंट फैक्ट है। यानी अक्यूज्ड कोर्ट में ये एविडेंस दे सकता है कि उसकी रेप्यूटेशन, उसका बिहेवियर हमेशा से अच्छा रहा है। इसके पीछे लॉजिक सिंपल है। माना जाता है कि एक अच्छे कैरेक्टर वाला इंसान क्राइम करने की संभावना कम रखता है। अब किसी भी सेक्शन को अच्छे से समझने के लिए उसके कीवर्ड्स को ब्रेक डाउन करना बहुत जरूरी है। तो चलिए सेक्शन 47 के की एलिमेंट्स को तोड़कर देखते हैं। सबसे पहला एलिमेंट, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। ये ध्यान रखना है कि सेक्शन 47 सिर्फ क्रिमिनल ट्रायल्स जैसे थेफ्ट या मर्डर में अप्लाई होता है, सिविल केसेस में नहीं। ठीक है। सेकंड, अक्यूज्ड पर्सन, मतलब जो एविडेंस है वो सिर्फ और सिर्फ अक्यूज्ड के कैरेक्टर के बारे में होना चाहिए। थर्ड, गुड कैरेक्टर। अब गुड कैरेक्टर का क्या मतलब है? इसका मतलब है सोसाइटी में उसकी जनरल रेप्यूटेशन कैसी है, वो ईमानदार है, शांत है, एटसेट्रा। और आखिर में सबसे इंपॉर्टेंट, रेलेवेंट। रेलेवेंट क्यों है? क्योंकि इस एविडेंस को यूज करके अक्यूज्ड के गिल्ट पर एक रीजनेबल डाउट, एक उचित संदेह क्रिएट किया जा सकता है। ओके, थ्योरी तो समझ आ गई, लेकिन इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है? कोर्टरूम में ये सेक्शन असल में काम कैसे करता है? चलिए इसको देखते हैं। चलिए एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेते हैं। एक चोरी का केस। मान लीजिए ए नाम के एक शख्स पर आरोप है कि उसने पड़ोसी के घर से कीमती सामान चुराया। अब ए का कोई पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। ट्रायल के दौरान उसके कई पड़ोसी आकर गवाही देते हैं कि ए तो बहुत ही ईमानदार और शांत स्वभाव का आदमी है।
यही है सेक्शन 47 के अंडर गुड कैरेक्टर का एविडेंस। अब जब जज ये गवाही सुनेगा तो उनके दिमाग में एक सवाल आएगा, क्या ये पॉसिबल है कि इतनी अच्छी रेपुटेशन वाला इंसान ऐसा क्राइम करेगा? और जैसे ही ये सवाल आता है, रीजनेबल डाउट का बीज बो दिया जाता है। हाँ, एक बात बिल्कुल साफ है, सिर्फ अच्छा कैरेक्टर किसी को बचा नहीं सकता, पर अगर बाकी एविडेंस कमजोर हैं तो ये कैरेक्टर एविडेंस केस को अक्यूज्ड के फेवर में डेफिनेटली आगे बढ़ा सकता है। अब इस सेक्शन को अच्छे से समझने के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के लैंडमार्क जजमेंट्स को देखना जरूरी है। तो चलिए कुछ की केस लॉस पर नजर डालते हैं। सबसे पहले देखते हैं आर वर्सेस रॉटन का क्लासिक केस। यहाँ कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि कैरेक्टर का मतलब किसी एक आदमी का पर्सनल ओपिनियन नहीं है। इसका मतलब है उस इंसान की कम्युनिटी में जनरल रेप्यूटेशन, उसकी आम छवि। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है, याद रखिएगा। फिर आता है मोहनलाल वर्सेस अजीत सिंह का केस 1978 का। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि गुड कैरेक्टर का एविडेंस इसलिए कंसिडर किया जा सकता है ताकि ये डाउट क्रिएट हो सके कि क्या अक्यूज ने वाकई वो क्राइम किया होगा। मतलब ये सीधा सीधा उस क्राइम की प्रोबेबिलिटी पर सवाल खड़ा करता है। और अब देखिए स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस प्रेम सागर 2008। ये केस एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट सामने लाता है। कोर्ट ने कहा कि अच्छा कैरेक्टर सिर्फ गिल्ट डिसाइड करने के लिए रेलेवेंट नहीं है। अगर कोई दोषी साबित हो भी जाता है तो सेंटेंस देते वक्त, सजा सुनाते वक्त उसके अच्छे कैरेक्टर को कंसिडर किया जा सकता है सजा कम करने के लिए, जिसे हम कहते हैं मिटिगेशन ऑफ पनिशमेंट। सेक्शन 47 का जो पूरा प्रिंसिपल है ना, वो एक बहुत ही फंडामेंटल लीगल मैक्सिम से जुड़ा है, इन डूबियो प्रो रेओ। सिंपल भाषा में व्हेन इन डाउट फेवर द अक्यूज्ड। मतलब जब भी शक हो तो फैसला अक्यूज्ड के हक में जाना चाहिए। और ये गुड कैरेक्टर का एविडेंस कोर्ट के मन में वही शक, वही डाउट पैदा करने का काम करता है। तो अब आते हैं अपने आखिरी और सबसे इम्पॉर्टेंट सेगमेंट पर, खास तौर पर जुडिशरी और एपीओ एस्पिरेंट्स के लिए एग्जाम फोकस एंड रिवीजन। देखते हैं कि यहाँ से एग्जाम में क्या बन सकता है। सबसे पहले पुराने और नए लॉ का कंपैरिजन। पहले ये प्रोविजन इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के सेक्शन 53 में था। अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में ये सेक्शन 47 है। एक बात नोट करने वाली है कि प्रिंसिपल में कोई सब्सटैंटिव चेंज नहीं है, सिर्फ रीनंबरिंग हुई है। ये प्रीलिम्स के लिए एक पेट क्वेश्चन है। अब आते हैं एग्जाम टिप्स पर। प्रीलिम्स में आपसे सीधा सेक्शन नंबर पूछा जा सकता है, नया 47, पुराना 53। मेंस में रेलेवेंस ऑफ गुड कैरेक्टर पर शॉर्ट नोट आ सकता है। वहां आपको सेक्शन 47 एक्सप्लेन करना है, एक एग्जाम्पल देना है और आर.वी. रूटन जैसे केस लॉज मेंशन करने हैं। और हाँ, इंटरव्यू में इसकी एविडेंशियरी वैल्यू पर जरूर सवाल हो सकता है, सो बी प्रिपेयर्ड। तो चलिए एकदम क्विक रिवीजन करते हैं। की टेकअवेज क्या है? पॉइंट 1, सेक्शन है 47, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। पॉइंट 2, कोर कॉन्सेप्ट क्या है? क्रिमिनल केसेस में अक्यूज्ड का गुड कैरेक्टर रेलेवेंट है। पॉइंट 3, इसकी एविडेंशियरी वैल्यू सपोर्टिव नेचर की है जो रीजनेबल डाउट क्रिएट करने में हेल्प करती है। एग्जाम के लिए, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इसकी इंपॉर्टेंस बहुत हाई है। तो उम्मीद है कि सेक्शन 47 पर यह चर्चा आपके लिए काफी हेल्पफुल रही होगी। जुडिशरी, एपीओ और लॉ एग्जाम्स से जुड़े ऐसे ही लीगल कंटेंट के लिए गंगा एजुकेशन के साथ कनेक्टेड रहिए। आज हम बात करने जा रहे हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविजन सेक्शन 48 के बारे में। ये सेक्शन सच पूछिए तो हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में एक प्रोटेक्टिव शील्ड यानी एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। और हाँ, जुडिशरी और एपीओ एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये सेक्शन बहुत ही जरूरी है। तो ये सेक्शन रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स चैप्टर के अंदर आता है। इसका मेन मकसद क्या है? इसका सीधा सा मकसद है कि सेक्सुअल ऑफेंस के ट्रायल्स के दौरान विक्टिम का कैरेक्टर असैसिनेशन ना हो, उनके चरित्र पर कीचड़ ना उछाला जाए, ताकि उन्हें कोर्ट में दोबारा अन्याय का सामना ना करना पड़े। अच्छा, इस पूरे टॉपिक को आसानी से समझने के लिए हम इसे 6 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले कोर कॉन्सेप्ट, फिर सीधे बारे एक्ट की लैंग्वेज को समझेंगे, उसके ज़रूरी लीगल इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, सुप्रीम कोर्ट के इंपॉर्टेंट फैसले कौन से हैं, पुराने और नए कानून में क्या फ़र्क है, और आखिर में एग्जाम के लिए क्या ज़रूरी है, और एक क्विक रिविजन। तो चलिए शुरू करते हैं इसके कोर कॉन्सेप्ट से। आखिर सेक्शन 48 को विक्टिम्स के लिए एक प्रोटेक्टिव शील्ड माना ही क्यों जाता है, और ये ऐसी कौन सी पुरानी समस्या को ठीक करता है? देखिए,
पहले अक्सर ये होता था कि सेक्सुअल ऑफेंस के ट्रायल्स में डिफेंस लॉयर विक्टिम के पास्ट, उनके कैरेक्टर और उनकी सेक्सुअल हिस्ट्री पर ऐसे ऐसे सवाल करते थे जिससे विक्टिम को कोर्ट में ही दोबारा जलील होना पड़ता था। इसे कहते हैं सेकेंडरी विक्टिमाइजेशन। इससे ना सिर्फ उनका अपमान होता था, बल्कि केस का फोकस आरोपी के काम से हटकर विक्टिम की मॉरलिटी पर चला जाता था। सेक्शन 48 इसी गलत प्रैक्टिस को रोकता है। तो ये तो हुई प्रॉब्लम। अब आते हैं इसके सॉल्यूशन पर जो हमें कानून देता है। चलिए अब इस प्रोटेक्टिव शील्ड यानी सेक्शन 48 के अहम शब्दों को समझते हैं। कानून की ये लाइन कहती है कि विक्टिम के कैरेक्टर या उनके पिछले सेक्सुअल एक्सपीरियंस से जुड़ा कोई भी सबूत कंसेंट यानी सहमति के मुद्दे पर रेलेवेंट नहीं माना जाएगा। बिल्कुल आसान भाषा में इसका मतलब है कि ट्रायल के दौरान विक्टिम के पास्ट को कुरेद कर ये नहीं पूछा जा सकता कि उन्होंने इस मामले में सहमति दी थी या नहीं। एग्जाम्स में इस सेक्शन पर कमांड हासिल करने के लिए इसके मुख्य तत्वों यानी एसेंशियल लीगल इंग्रेडिएंट्स को तोड़कर समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए एक एक करके इन इंग्रेडिएंट्स को देखते हैं। पहला, ये कानून भारतीय न्याय संहिता के तहत सेक्सुअल ऑफेंसेस जैसे रेप और सेक्सुअल असॉल्ट के ट्रायल्स पर लागू होता है। दूसरा, ये रूल तभी ट्रिगर होता है जब केस में कंसेंट यानी सहमति एक विवादित तथ्य हो। तीसरा, विक्टिम के मॉरल कैरेक्टर या उनकी रेप्यूटेशन से जुड़ा कोई भी सबूत इररेलेवेंट है। और चौथा, विक्टिम की किसी भी व्यक्ति के साथ पिछली सेक्सुअल हिस्ट्री कोर्ट में पूरी तरह से इनएडमिसिबल है, मतलब पेश ही नहीं की जा सकती। चलिए अब एक प्रैक्टिकल कोर्ट रूम सिनारियो सोचते हैं। इससे ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल साफ हो जाएगा। मान लीजिए डिफेंस लॉयर विक्टिम से ये सवाल पूछता है, तो क्या होगा? सेक्शन 48 के तहत जज तुरंत इस सवाल को रोक देंगे, उसे डिसअलाउ कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये सीधे सीधे विक्टिम का कैरेक्टर असैसिनेशन है और कंसेंट के मुद्दे से इसका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। इट्स लीगली इररेलेवेंट। हमारी जुडिशरी, खास करके सुप्रीम कोर्ट ने अपने लैंडमार्क जजमेंट से इस प्रोटेक्टिव शील्ड को समय समय पर और भी मजबूत किया है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट केसेस देखते हैं। इस सिलसिले में पहला बहुत ही अहम केस था स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस गुरमीत सिंह, जो 1996 में आया था। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये प्रिंसिपल सेट किया कि सेक्सुअल ऑफेंसेस के विक्टिम्स को ट्रायल के दौरान अपमान और उनके चरित्र पर फिजूल के सवालों से बचाया जाना चाहिए। अगला लैंडमार्क केस है स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वर्सेस पप्पू। ये 2005 में आया और इसने इस कानून को और भी ज्यादा साफ कर दिया। इस मामले में अदालत ने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा कि किसी खास घटना में कंसेंट को तय करने के लिए विक्टिम की पिछली सेक्सुअल हिस्ट्री पूरी तरह से इररेलेवेंट है। तीसरा अहम केस है लिलू वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, जिसने इस रूल को सीधे विक्टिम के मौलिक अधिकारों से जोड़ दिया। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विक्टिम की सेक्सुअल हिस्ट्री जांचने की कोई भी प्रथा गैर संवैधानिक है। ऐसा करना विक्टिम के फंडामेंटल राइट टू डिग्निटी एंड प्राइवेसी यानी गरिमा और निजता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। अच्छा, अब आते हैं एग्जाम के लिए एक जरूरी पॉइंट पर। पुराने कानून यानी इंडियन एविडेंस एक्ट और नए भारतीय साक्ष्य अधिनियम में इसको लेकर क्या बदलाव आया है? देखिए, ये जो प्रिंसिपल है ये पहले इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 53A में था। नए कानून यानी BNS के सेक्शन 48 में भी इसी प्रोटेक्टिव प्रिंसिपल को बरकरार रखा गया है। जो मेन बदलाव है वो सिर्फ इतना है कि पुराने IPC के सेक्शंस के बदले अब नए BNS के रेफरेंसेस अपडेट कर दिए गए हैं। कोर कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है। तो चलिए अब सबसे अहम हिस्से पर आते हैं। आपके जुडिशरी और APO एग्जाम्स के लिए इस सेक्शन से क्या याद रखना है? प्रीलिम्स में सेक्शन 48 से डायरेक्ट क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं। मेंस के लिए रेलेवेंसी ऑफ अ विक्टिम्स कैरेक्टर पर एक शॉर्ट नोट के लिए तैयार रहना होगा। और हाँ, प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस की संभावना सबसे ज्यादा है, जिसमें एक सिचुएशन दी जाएगी और आपसे इस नियम को अप्लाई करने के लिए कहा जाएगा। तो चलिए एग्जाम से पहले एकदम क्विक रिवीजन करते हैं। बस 3 बातें याद रखिए। पहला, सेक्शन 48 भारतीय साक्ष्य अधिनियम। दूसरा, इसका कोर कॉन्सेप्ट विक्टिम का कैरेक्टर या पास्ट सेक्सुअल एक्सपीरियंस कंसेंट के मुद्दे पर इररेलेवेंट है। और तीसरा, इसकी एग्जाम इंपॉर्टेंस प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए हाई है। जुडिशरी, APO और दूसरे लॉ एग्जाम से जुड़े ऐसे ही जरूरी लीगल कंटेंट के लिए गंगा एजुकेशन के साथ जुड़े रहिए। आज हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम यानी BSA 2023 के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेक्शन
सेक्शन 49 को डिस्कस करने जा रहे हैं। ये सेक्शन बुरे चरित्र या बैड कैरेक्टर से जुड़े एविडेंस के बारे में है। अब जुडिशरी और एबीओ एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेक्शन काफी इंपॉर्टेंट है, तो चलिए इसे डिटेल में समझते हैं। चलिए शुरुआत एक बहुत ही फंडामेंटल सवाल से करते हैं। क्या किसी इंसान की पिछली रेप्यूटेशन यानी उसका बुरा बर्ताव या उसकी बदनामी कोर्ट में यह साबित करने के लिए यूज की जा सकती है कि जो अभी उस पर इल्जाम लगा है वो जुर्म उसी ने किया है? सोचने वाली बात है ना? इसी सवाल का जवाब हमें सेक्शन 49 में मिलता है। तो आज हमारा फोकस है सेक्शन 49 ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 पर। यह सेक्शन रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स यानी तथ्यों की सुसंगति चैप्टर का हिस्सा है। इसका जो कोर प्रिंसिपल है वो बिल्कुल साफ है। किसी भी अक्यूज्ड का बुरा चरित्र यानी बैड कैरेक्टर आमतौर पर केस में इररिलेवेंट माना जाता है। स्क्रीन पर आप इस सेक्शन की एग्जैक्ट वर्डिंग देख सकते हैं। अगर इसको आसान भाषा में समझें तो इसका मतलब यह है कि क्रिमिनल केसेस में अक्यूज्ड का बुरा चरित्र कोई मायने नहीं रखता। लेकिन हाँ, इसका एक एक्सेप्शन है। अगर अक्यूज्ड खुद या उसके वकील कोर्ट में ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि वो तो बड़े अच्छे चरित्र का इंसान है, तब प्रोसिक्यूशन को मौका मिल जाता है उसके बुरे चरित्र का सबूत पेश करने का। ऐसा इसलिए है ताकि किसी को भी उसके पास्ट के आधार पर नहीं बल्कि करंट केस के फैक्ट्स और एविडेंस के आधार पर ही जज किया जाए। आइए इस सेक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को ब्रेक करके समझते हैं। पहला है क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, मतलब ये रूल सिर्फ और सिर्फ क्रिमिनल मामलों पर ही लागू होता है। दूसरा कीवर्ड है बैड कैरेक्टर। इसका मतलब है कि अक्यूज्ड की जनरल रेपुटेशन अच्छी नहीं है या उसने पास्ट में कोई गलत काम किया है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, एक्सेप्शन रिप्लाई। इसका मतलब है कि प्रोसिक्यूशन जवाब में ही बैड कैरेक्टर की बात कर सकता है, वो भी तब जब डिफेंस ने अच्छे कैरेक्टर की बात छेड़ी हो। अब देखिए, इस सेक्शन में दो बहुत ही जरूरी स्पष्टीकरण यानी एक्सप्लेनेशंस भी दिए गए हैं। पहला कहता है कि अगर किसी केस में किसी इंसान का चरित्र ही फैक्ट एंड इशू बन जाए यानी उस पर ही पूरा केस टिका हो तो ये नियम लागू नहीं होगा। और दूसरा स्पष्टीकरण ये कहता है कि पुरानी सजा यानी प्रीवियस कन्विक्शन को बैड कैरेक्टर का एक रेलेवेंट सबूत माना जाएगा। तो ये रूल आखिर कोर्ट में काम कैसे करता है? एक प्रोसेस होता है। सबसे पहले किसी व्यक्ति पर ऑफेंस का चार्ज लगता है, फिर प्रोसिक्यूशन और डिफेंस दोनों तरफ से एविडेंस पेश किए जाते हैं। इसी एविडेंस के स्टेज पर सेक्शन 49 का रूल अप्लाई होता है जो कैरेक्टर एविडेंस को कंट्रोल करता है और आखिर में सारे सबूतों को देखकर कोर्ट अपना फैसला सुनाती है। चलिए एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए ए नाम के एक शख्स पर चोरी का आरोप है। प्रोसिक्यूशन कोर्ट में ये नहीं कह सकता कि जनाब ए तो अपने पूरे गांव में बेईमान मशहूर हैं, इसलिए चोरी इसी ने की होगी। सेक्शन 49 ऐसी दलील पर सीधे सीधे रोक लगाता है। लेकिन अब देखिए इसका अपवाद। मान लीजिए ए का वकील कोर्ट में एक गवाह ले आता है जो कहता है कि नहीं, ए तो एकदम ईमानदार इंसान है। बस अब डिफेंस ने ही प्रोसिक्यूशन के लिए दरवाजा खोल दिया है। अब प्रोसिक्यूशन इस दावे को झूठा साबित करने के लिए ए के बुरे चरित्र से जुड़ा सबूत ला सकता है। इसे कहते हैं रिबटल या प्रतिवाद। अब एक लैंडमार्क केस लॉ देखते हैं जो इस टॉपिक पर काफी रोशनी डालता है। R.V. रॉटन 1865 का केस है। ये केस कैरेक्टर शब्द का कानूनी मतलब क्या है ये समझने के लिए बहुत ही जरूरी है। इस केस में मैंने सवाल ये उठाया कि एविडेंस लॉ में चरित्र का मतलब आखिर है क्या। कोर्ट ने साफ साफ कहा कि चरित्र का मतलब व्यक्ति की समाज में जनरल रेप्यूटेशन है, यानी लोग आम तौर पर उसके बारे में क्या सोचते हैं। किसी एक आदमी की पर्सनल ओपिनियन कैरेक्टर का सबूत नहीं हो सकती। सबूत जनरल रेप्यूटेशन का होना चाहिए। अब आते हैं एक इंडियन सुप्रीम कोर्ट के बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट पर। स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस प्रेम सागर 2008 का केस। इस केस ने प्रीवियस कन्विक्शन की रेलेवेंसी पर बहुत जरूरी बात कही। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि किसी अक्यूज्ड की पुरानी सजा उसके चरित्र को समझने के लिए और खास तौर पर सजा कितनी दी जाए ये तय करने के लिए रेलेवेंट हो सकती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि पुरानी सजा नए जुर्म को साबित नहीं करती, लेकिन हां, अगर नया जुर्म साबित हो जाता है तो सजा कितनी कड़ी हो इसमें उसकी पुरानी कन्विक्शन एक फैक्टर हो सकती है। इस सेक्शन के पीछे का जो प्रिंसिपल है वो इस लीगल मैक्सिम से भी जुड़ता है। ई इनकम्बिट प्रोबैटियो क्विड डिसिट नॉन क्विनिगेट। इसका आसान सा मतलब है कि सबूत देने का बोझ उस पर होता है जो आरोप लगाता है, ना कि उस पर जो इनकार करता है।
प्रोसिक्यूशन को केस के फैक्ट साबित करने होते हैं। ये कहना काफ़ी नहीं है कि अक्यूज्ड बुरा इंसान है, इसलिए उसने ही जुर्म किया होगा। आप में से जो स्टूडेंट्स पुराना लॉ यानी इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 पढ़ चुके हैं, उनके लिए ये जानना ज़रूरी है, पहले ये प्रोविजन सेक्शन 54 में था, अब नए भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में ये सेक्शन 49 बन गया है। लीगल प्रिंसिपल में कोई भी बदलाव नहीं है, बिल्कुल सेम है, सिर्फ सेक्शन नंबर बदला है। तो इस सेक्शन का कोर्ट के फैसले पर आखिर असर क्या पड़ता है? जैसा कि हमने प्रेम सागर केस में समझा, अगर बैड कैरेक्टर का एविडेंस कोर्ट में आ जाता है तो एक बार गिल्ट प्रूव हो जाए, उसके बाद सेंटेंसिंग के टाइम यानी सजा सुनाते वक्त जज इस बात को कंसिडर कर सकता है। इससे एक फेयर जस्टिस सिस्टम इंश्योर होता है। अब आते हैं सबसे ज़रूरी बात पर, यानी एग्जाम टिप्स। देखिए, जुडिशरी और एपीओ के प्रीलिम्स में इस सेक्शन से डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, जैसे सेक्शन नंबर क्या है या इसके एक्सेप्शंस क्या हैं। लेकिन मेंस एग्जाम में आपको प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस मिल सकते हैं, जहां आपको एक सिचुएशन दी जाएगी और पूछा जाएगा कि इस रूल को कैसे अप्लाई करेंगे। चलिए, इस पूरी डिस्कशन का एक क्विक रिवीजन करते हैं। 3 चीजें बिल्कुल याद रखिएगा। पहला, सेक्शन नंबर 49 BSA 2023। दूसरा, इसका कोर कॉन्सेप्ट, बैड कैरेक्टर जनरली इर्रेलेवेंट है, सिवाय जब डिफेंस अच्छे कैरेक्टर की बात करें। और तीसरा, की केस स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस प्रेम सागर, जो बताता है कि पनिशमेंट के लिए इसकी रेलेवेंस हो सकती है। तो ये था सेक्शन 49 का एक डिटेल्ड एनालिसिस। जुडिशरी, एपीओ और दूसरे लॉ एग्जाम से जुड़े ऐसे ही लीगल कंटेंट के लिए गंगा एजुकेशन के साथ जुड़े रहिए। आज हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 50 पर चर्चा करेंगे। ये एक बहुत ही दिलचस्प सेक्शन है जो बताता है कि सिविल मामलों में किसी व्यक्ति का कैरेक्टर यानी उसका शील उसे मिलने वाले हर्जाने की रकम पर कैसे असर डाल सकता है। जुडिशरी और एपीओ एग्जाम्स के लिहाज से ये एक काफी जरूरी टॉपिक है, तो चलिए इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। आज की हमारी चर्चा का रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले हम सेक्शन 50 का एक इंट्रोडक्शन लेंगे, फिर बेयर एक्ट के ज़रूरी शब्दों को तोड़कर समझेंगे। इसके बाद देखेंगे कि कोर्ट्स में इसे कैसे लागू किया जाता है, कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज पर नज़र डालेंगे और पुराने कानून से इसकी तुलना भी करेंगे। और आखिर में जो सबसे ज़रूरी है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी तैयारी कैसे करनी है, इस पर भी बात करेंगे। देखिए, एक जनरल रूल तो ये है कि सिविल केसेस में किसी के कैरेक्टर से मतलब उसके शील से कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन सेक्शन 50 यहाँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्सेप्शन लेकर आता है। ये धारा हमें बताती है कि वो कौन सी सिचुएशंस हैं जब डैमेजेस यानी मुआवजे की रकम तय करते समय किसी व्यक्ति का कैरेक्टर रेलेवेंट हो जाता है। तो बेयर एक्ट की ये लाइन क्या कहती है? ये कहती है कि सिविल केसेस में अगर किसी व्यक्ति का कैरेक्टर ऐसा है कि वो उसे मिलने वाले कॉम्पनसेशन अमाउंट पर असर डाल सकता है, तो उस कैरेक्टर को रेलेवेंट माना जाएगा। बिल्कुल सिंपल शब्दों में कहें तो एक सिविल केस में मुआवजा कितना दिया जाए, ये तय करते वक्त उस व्यक्ति के कैरेक्टर को भी ध्यान में रखा जा सकता है। चलिए अब इस सेक्शन को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। इसका पूरा मतलब जानने के लिए हम इसके सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स, इसके जो की इंग्रेडिएंट्स हैं, उनका विश्लेषण करते हैं। इस पूरे सेक्शन का जो हीरो है वो है शब्द शील, जिसे हम इंग्लिश में कैरेक्टर कहते हैं। अब कानून की नज़र में कैरेक्टर का मतलब सिर्फ अच्छा या बुरा होना नहीं है। इसके 2 हिस्से हैं। पहला है रेप्यूटेशन यानी ख्याति, समाज में आपकी क्या इमेज है, लोग आपके बारे में क्या राय रखते हैं। और दूसरा है डिस्पोजिशन यानी आपका स्वभाव, आपकी अपनी आदतें, आपका तौर तरीका कैसा है। तो चलिए इन 4 एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स को एक एक करके समझते हैं। पहला, ये धारा सिर्फ और सिर्फ सिविल केसेस जैसे डेफेमेशन यानी मानहानि के मामलों पर लागू होती है, क्रिमिनल केसेस पर नहीं। दूसरा, जैसा हमने अभी अभी देखा, कैरेक्टर में रेप्यूटेशन और डिस्पोजिशन दोनों शामिल हैं। तीसरा, और ये सबसे क्रूशियल पॉइंट है, कैरेक्टर का सबूत रेलेवेंट तभी माना जाएगा जब वो सीधे सीधे डैमेजेस के अमाउंट पर असर डाल रहा हो। और चौथा पॉइंट जो आपको हमेशा याद रखना है, सबूत किसी व्यक्ति के जनरल कैरेक्टर का दिया जा सकता है, उसके किसी 1 या 2 स्पेसिफिक बुरे कामों का नहीं। ठीक है, थ्योरी तो हमने समझ ली। अब देखते हैं कि कोर्ट्स में, प्रैक्टिकल लाइफ में ये सेक्शन असल में काम कैसे करता है। जब कोर्ट के सामने ऐसा कोई मामला आता है तो जज एक तरह की चेकलिस्ट फॉलो करते हैं। वो खुद से 4 सवाल पूछते हैं। क्या ये केस सिविल नेचर का है? क्या इसमें डैमेजेस तय किए जा रहे हैं? क्या कैरेक्टर का डैमेजेस से सीधा कोई कनेक्शन है? और क्या जो सबूत पेश किया गया है वो जनरल कैरेक्टर के बारे में है या किसी स्पेसिफिक इंसिडेंट के बारे में?
अगर इन चारों का जवाब हाँ है, तभी कैरेक्टर एविडेंस एडमिसिबल होगा। चलिए, इसको एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल से समझते हैं। एक डेफमेशन का केस, यानी मानहानि का मुकदमा। मान लीजिए ए ने बी पर मानहानि का केस किया है। अब बी कोर्ट में ये साबित कर देता है कि ए की रेपुटेशन, उसकी ख्याति समाज में पहले से ही बहुत खराब है। तो ऐसे में कोर्ट ये मान सकती है कि बी के बयान से ए की रेपुटेशन को कोई खास नुकसान नहीं हुआ और इसलिए कोर्ट हर्जाने की रकम कम कर सकती है। किसी भी लीगल प्रोविजन की असली आत्मा को समझने के लिए केस लॉज को समझना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए एक लैंडमार्क जजमेंट डिस्कस करते हैं जिसने इस प्रिंसिपल को और मजबूत किया। इस प्रिंसिपल को समझने के लिए सबसे फाउंडेशनल केस जो माना जाता है वो है स्कॉट वर्सेस सैमसन। हाँ, ये एक इंग्लिश केस है, लेकिन इंडियन लॉ में भी इस सिद्धांत की नींव इसी केस को माना जाता है। तो इस केस में कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने एक बहुत ही क्लियर प्रिंसिपल सेट किया। उन्होंने कहा कि हाँ, डेफेमेशन केसेस में डिफेंडेंट ये सबूत दे सकता है कि प्लेंटिफ की जनरल रेपुटेशन पहले से ही खराब है, ताकि डैमेजेस को कम किया जा सके। ये दिखाता है कि जिसकी रेपुटेशन को पहले ही धक्का लगा हुआ है, उसे कम नुकसान हुआ माना जा सकता है। इस पूरे प्रिंसिपल के पीछे एक बहुत ही फेमस लीगल मैगजीन भी काम करता है, उबे यूस इबी रेमीडियम, जिसका मतलब है जहां अधिकार है वहां उपचार है। हर व्यक्ति को अपनी रेपुटेशन का अधिकार है। जब इस अधिकार को चोट पहुंचती है तो उसका उपचार है डैमेजेस यानी हर्जाना। तो सेक्शन 50 क्या करता है? वो ये देखता है कि रेमेडी यानी डैमेजेस हुए नुकसान के प्रोपोर्शनेट हो। अगर किसी की रेपुटेशन पहले से ही खराब है तो नुकसान कम माना जाएगा और रेमेडी भी उसी के हिसाब से कम होगी। अब जो नए लॉज आए हैं तो एस्पिरेंट्स के मन में एक सवाल जरूर होगा कि पुराने लॉ के मुकाबले इसमें क्या बदला है। तो चलिए इस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। तो यहाँ आपके लिए एक अच्छी खबर है। जो प्रोविजन पहले इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के सेक्शन 55 में था, अब वही सेम प्रोविजन भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के सेक्शन 50 में है। इसमें कोई भी सब्सटैंशियल चेंज नहीं किया गया है, सो नो चेंज इन द कॉन्सेप्ट, सिर्फ सेक्शन नंबर बदला है। चलिए अब बात करते हैं सबसे जरूरी हिस्से की। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इसे कैसे तैयार करना है। अगर हम जुडिशरी प्रीलिम्स की बात करें तो यहाँ से डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे आपसे सीधा सीधा सेक्शन नंबर पूछा जा सकता है, या फिर ये पूछा जा सकता है कि कैरेक्टर का एविडेंस किन मामलों में रेलेवेंट है, या शील शब्द की परिभाषा क्या है जिसमें ख्याति और स्वभाव दोनों आते हैं। और अगर एपीओ मेंस की बात करें तो आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर्स के लिए तैयार रहना होगा। आपसे कैरेक्टर एज अफेक्टिंग डैमेजेस पर एक शॉर्ट नोट लिखने को कहा जा सकता है, या फिर एक प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है जिसमें आपको ये तय करना होगा कि दिए गए फैक्ट्स में कैरेक्टर का एविडेंस एडमिसिबल होगा या नहीं। चलिए एग्जाम हॉल में जाने से पहले एक क्विक रिवीजन करते हैं। बस 3 बातें याद रखनी है। नंबर 1, सेक्शन 50 भारतीय साक्ष्य अधिनियम। नंबर 2, इसका कोर कॉन्सेप्ट, सिविल केसेस में डैमेजेस तय करते समय कैरेक्टर रेलेवेंट होता है। और नंबर 3, इसकी लिमिटेशन, सबूत सिर्फ जनरल कैरेक्टर का हो सकता है, स्पेसिफिक एक्ट्स का नहीं। तो जाते जाते आपके लिए एक फूड फॉर थॉट। ये जो सेक्शन 50 है, क्या ये किसी के कैरेक्टर को प्रूव करने का एक अलग से अधिकार देता है, या इसका काम सिर्फ डैमेजेस की रकम को एडजस्ट करने तक ही सीमित है? इस पर सोचिएगा जरूर। जुडिशरी, एपीओ और लॉ एग्जाम से जुड़े ऐसे ही और लीगल कंटेंट के लिए गंगा एजुकेशन के साथ जुड़े रहें। इस सत्र को देखने के लिए धन्यवाद। यदि यह व्याख्यान आपको उपयोगी लगा है तो कृपया लाइक, शेयर और गंगा एजुकेशन को सब्सक्राइब करें और आगे भी ऐसे महत्वपूर्ण विधि व्याख्यानों के लिए जुड़े रहें।